चलिए हो गए। अच्छा हम शेयर कर रहे थे, शेयर हो रहा है आपके पास? नहीं सर अभी नहीं हो रहा, खत्म हो गया, हो रहा था। अच्छा देखिए देखिए राइट, अब हो रहा होगा। ठीक है। तो और इस बात के बावजूद कि हमने स्पेस और टाइम को हमने स्पेशल रिलेटिविटी में या जनरल या आइंस्टाइन की थ्योरीज में रिलेटिविटी में हमने उसको इक्वल फुटिंग पे लिया है, इक्वल फुटिंग पे, बट इट डजंट मीन कि वो सेम है। यही वजह है कि आपको याद है कि जब हम डी एस स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, तो हम ये लिख रहे होते हैं इधर माइनस डी टी स्क्वायर, और अदर अभी तो माइनस नहीं कहना चाहिए, साफ से ठीक तरीके से लिखो। डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर, और प्लस मैं यहाँ पे डी एक्स आई स्क्वायर करके स्पेस को सारे एक्स वाई जेड को यहाँ पे लिखता हूँ। या मैं इस तरह लिखता हूँ कि डी एस स्क्वायर सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर माइनस डी एक्स आई स्क्वायर, ऐसे लिखता हूँ। हम यहाँ पे यस अब देखिए कि स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट में हम बारह एक फ़र्क कर रहे हैं, इक्वल फुटिंग पे ज़रूर ले रहे हैं उसको, लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ पे अगर ये टाइम या माइनस है तो ये स्पेस वाला पार्ट प्लस है, और अगर ये टाइम वाला पार्ट अगर पॉजिटिव है तो ये स्पेस वाला पार्ट जो है वो हमारे पास नेगेटिव होता है। ठीक है। तो अब सवाल ये है कि ये डी एस स्क्वायर वाली अगर मैं टर्म लिखूँ जैसे मैंने यहाँ आपके सामने लिखी, मैं इसको और खोल के लिखता हूँ। अगर मैं इसको ये इस तरह लिखूँ कि डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस इक्वेशन? सर इसी क्वेश्चन में तो व्हाट इज रॉन्ग विद दिस इक्वेशन? डी टी स्क्वायर ले लिया आपने इजाफी, नहीं माइनस डी टी स्क्वायर। नहीं, तो क्या ये इक्वेशन लिखी जा सकती है? सर जैसा आपने समझाया वैसे तो अभी लिखी जा सकती है। नहीं, मैंने तो ये नहीं समझाया। मैं तो ये देखना चाह रहा हूँ कि आप क्या समझें, क्या आपको बेसिक चीज़ का कॉन्सेप्ट है या नहीं, क्या ये इक्वेशन सर है मेरे या नहीं? सर ये इक्वेशन तो नहीं पढ़ी है, ये डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर लाइन एलिमेंट पढ़ा है हमने। नहीं, पढ़ने को छोड़ो तुम्हारी बेसिक फिजिक्स क्या कह रही है कि ये इक्वेशन लिखी जा सकती है या नहीं लिखी जा सकती? बहुत ही बेसिक इक्वेशन, बेसिक फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। सर ये इक्वेशन हाँ लिखी तो जा सकती है। अच्छा, कैसे? जस्टिफाई करो। सर जैसे हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में करते हैं कि हम जो ना माइनस कर देते हैं एक फ्रेम से जब दूसरे फ्रेम में आते हैं नहीं तो हम नहीं, क्या ये इक्वेशन है भी? गौर से देखो उसको। डी टी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर यही डी तो जेड। मुसीबत है ना कि तुम लोगों की बेसिक्स पूरी तरह हिली हुई हैं, और उन बेसिक्स के हिलने पर तुमने जो है वो स्पेशल रिलेटिविटी सीखने का शौक़ है, और पार्टिकल फिजिक्स पढ़ने का शौक़ है। यही तो कमाल है, तुमने जो पिछली दफ़ा इम्तिहान दिया होगा उसमें 90 नंबर आ जाएंगे, और तुमने ये बेसिक इक्वेशन जो हमने पिछली दफ़ा भी देख चुके हैं, यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट इट। कोई है कि जो ये बता सके कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, व्हाट्स रॉन्ग विद आई मीन विद दिस इक्वेशन? सर ये इवन नहीं लाइन टाइम हाँ, आगे बीच में, क्या हुआ? ये लेंथ की टाइम है ना, बीच में टाइम भी आगे, टाइम नहीं आ एग्जैक्टली सकती। एग्जैक्टली, ये सारे ये इतना हिस्सा जो है, ये लेंथ की डायमेंशन हैं, एक्स स्क्वायर है, लेंथ स्क्वायर है, ये टाइम आ गया। टाइम में आप लेंथ कैसे ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आपको इस हिस्से के भी डायमेंशन लेंथ के बनाने पड़ेंगे। व्हाट वी कैन ऐड विद इट? सी स्क्वायर। सी वेलोसिटी के डायमेंशन हैं, वो इसके साथ मिलके लेंथ के डायमेंशन बना देगा। तो यही वजह है कि हम यहाँ पे जब हम स्पेस टाइम डायग्राम बनाते हैं तो हम बजाय एक्स वाई जेड सबको लें, हम एक्स लिख देते हैं। और यहाँ पे चूंकि टाइम एक्सेस लेनी है, तो चूंकि हमें मालूम है कि ये अगर हमने यहाँ पे एक सी फुटिंग पे लेना है, तो इस एक्सेस और यानी कि वाई एक्सेस और जेड और ये एक्स एक्सेस के डायमेंशन सेम होने चाहिए, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय सी। तो अब ये सी टाइम्स टी लेंथ के डायमेंशन है, जिसको हम एक्स नॉट कह देते हैं। ये ये जहन में रखने के लिए कि ये टाइम के डायमेंशन है, बेसिकली टाइम को शो कर रहे हैं। जो ज़्यादा
اور کیئرفل پرانی کتابوں میں دیکھیں یہاں پہ آئی بھی لگا دیا کرتے تھے یہ یاد دلانے کے لیے کہ یہ ایک قسم کا کائنڈ آف، کیونکہ جب آپ اسکوائر لے لیتے ہیں تو یہ مائنس سائن خود بخود نکل کے آ جاتا ہے آئی اسکوائر کی وجہ سے. تو بیسکلی دس از دا ٹائم ایکسس جس کو ہم نے سی ٹی سے ملٹیپلائی کر کے ٹائم میں بنایا ہے. اب یہ ایکس ہے، اب یہ ایکس بھی ہو سکتا ہے، وائی بھی ہو سکتا ہے، زیڈ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بیسک فارمولزم ہے لارنس ڈائیگرامس کی. اب جہاں تک بات رہ گئی کہ ڈی ایس اسکوائر لیس دین زیرو، ڈی ایس اسکوائر اکول ٹو زیرو اور ڈی ایس اسکوائر گریٹر دین زیرو، اس سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھیے اس سگنیچر کے ساتھ جو ہم ایٹا میو نیو کا سگنیچر ہم جو لے رہے ہیں، یعنی کہ -1 اس میں اس سگنیچر میں ڈی ایس اسکوائر اگر زیرو لیس دین زیرو ہو تو وہ ٹائم لائک ہے. کیا مطلب ہے ٹائم لائک کا؟ اب ذرا سا غور کریں، میں اس کو اور سمپلیفائی کرتا ہوں، ذرا چھوٹا کر کے لکھتا ہوں. ڈی ایس اسکوائر کو از اکولس ٹو مائنس سی اسکوائر ڈی ٹی اسکوائر پلس ڈی ایکس آئی اسکوائر. ٹھیک ہے. اب یہ ٹائم لائک کب ہوگا؟ کہ جب یہ پارٹ ڈومینیٹ کرے گا اس کے مقابلے میں. ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ پارٹ اس کے مقابلے میں ڈومینیٹ کرے گا تو کیا ہوگا؟ ڈی ایس اسکوائر ول بی لیس دین زیرو. ٹھیک ہے. اور اگر یہ پارٹ اور یہ پارٹ برابر ہو رہے ہوں تو ہمارے پاس ڈی ایس اسکوائر از اکوس ٹو زیرو والی فارم آئے گی. ٹھیک ہے. اور اگر یہ پارٹ اس سے بڑا ہو جائے، یعنی کہ مائنس سی اسکوائر ڈی ٹی اسکوائر سے بڑا ہو جائے، آپ اس مائنس کے ساتھ کنفیوز مت ہوں. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں یعنی کہ جو اسپیس پارٹ ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے اس ایکویشن میں، دیٹ مینس ڈی ایس اسکوائر ول بی گریٹر دین زیرو. تو یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم اس کو ٹائم لائک کرو کہہ رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ والا پارٹ ڈومینیٹ کر رہا ہے اس ایکویشن میں، تو ہمیں وی آر کالنگ اٹ اسپیس سوری ٹائم لائک کرو. رائٹ. جو نل کرو ہے جس پہ کہ فوٹون موو کرتا ہے وہ ہے کہ جو اسپیس پارٹ اور ٹائم پارٹ برابر ہو جاتے ہیں تو وہ زیرو ہو جائے گا. اور جب ڈی ایس اسکوائر گریٹر دین زیرو ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اسپیس پارٹ ڈومینیٹ کر رہا ہے ٹائم پارٹ پہ، تو یہ بڑا ہوگا. اب ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں گے بھائی یہ بھی کیا مطلب ہے. تو ذرا سا غور کریں کہ یہ ڈائیگرام کیا سوچ کے بنائی گئی ہے. یہ جو ایکویشن ہے اس کی یہ کی ایکویشن ہے. دیکھیے یہ ایکویشن ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ڈی ایس اسکوائر اکوس ٹو زیرو. یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ وی کین رائٹ اٹ لائک دس، سی اسکوائر بلکہ ہاں سی اسکوائر از اکوس ٹو ڈی ایکس آئی اسکوائر اوور ڈی ٹی اسکوائر. یہی تو مطلب ہے نا اس کا. یعنی کہ ہم نے یہاں پر جو اور پھر یہ جو ایکویشن، یہ جو لائن ہم نے بنائی دی ہے، مجھے دوبارہ اپنی ون نوٹ کی طرف جانا پڑ جائے گا کیونکہ آپ کو پھر یہ چیزیں ایسے سمجھ میں نہیں آئیں گی. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی فنڈامنٹل چیزیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہیں اور کتابوں سے بھی نہیں دیکھ رہے، اور نیٹ پہ اتنی بے تحاشا چیزیں موجود ہیں، کچھ بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے. اٹس ویری ویری ڈینجرس تھنگ. یہ ون نوٹ شیئر ہو گیا آپ کے پاس؟ یس سر. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہمارے پاس اسپیس ہے اور یہ ہمارے پاس ٹائم ہے. ٹھیک ہے. اور ٹائم کو ہم نے سی سے ملٹیپلائی کر دیا تاکہ ہمارے پاس ایک سے ڈائمینشن آ جائے. اور ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ایکویشن لکھی ڈی ایس اسکوائر اکوس ٹو زیرو، جو یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ سی اسکوائر برابر ہے ڈی ایکس آئی اسکوائر اوور ڈی ٹی اسکوائر. یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یہ ہمیں صرف یہ بتا رہی ہے، اور یہ جو ڈائیگرام بنائی گئی ہیں یہ سوچ کے بنائی گئی ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو نل کون ہے، یہ آپ دیکھیں کہ بیسکلی 45 ڈگریز کے اوپر ہے یہ. یعنی کہ یہ یس سر. اسپیس اور ٹائم پارٹ کو ایکولی کٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں کہ جو اچھی اور کتابیں ہیں وہ لوگ جیسے کہ ہم نے پارٹیکل فزکس میں بھی کیا تھا، سی کو ہم نے 1 لے لیا تھا جو کہ نیچرل یونٹس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں تو یہ اور زیادہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہمیں پھر یہ لکھنا آسان ہو جاتا ہے.
dxi², ठीक है। तो ये लाइन हमें ये बता रही है कि ये वो लाइन है कि जिसमें हम एक ऐसे यूनिट्स में हम ये बात कर रहे हैं कि जहाँ पर लाइट जो है वो उतना ही डिस्टेंस कवर कर रही है जितना कि वो टाइम, यानी कि इक्वल, मतलब अगर वो आप समझ लें कि यूनिट टाइम अगर ले रही है तो वो यूनिट लेंथ ही ले रही है, और इस वजह से हमने इसको उठा के फॉर एग्जांपल 1 कर दिया है। अब इसके कन्वर्जन होते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट को जब आप फॉर एग्जांपल फासले के अंदर आप चेंज करना चाहें कि 1 सेकंड में वो कितना फासला ले रही है, तो फिर ये जो हमने यहाँ पे लेंथ बनाई हुई होती हैं, तो वो हमें ज़रा सा गौर करना पड़ता है पढ़ने के लिहाज से कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, तो वो 1 सेंटीमीटर जो मैं ले रहा हूँ तो असल में वो कितना फासला है, ठीक है। तो ये ज़रा सा हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि c²=1 हम जब ख़ास तौर पे लेते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर 1 सेकंड ले रहे हैं तो एक सेकंड में लाइट जितना ट्रैवल कर रही है उसके लिहाज से हमें फासला निकालना पड़ेगा। एनीवे, तो ये जो लाइन है ये हमें बता रही है कि ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम में, तो जब भी ये 45 डिग्रीज का एंगल है, अदरवाइज़ ये कुछ और होता। मिसाल के तौर पे अगर ये पॉइंट यहाँ पर हो, उसका मतलब है कि ये मोर टूवर्ड्स टाइम है, टाइम एक्सेस है, ये कहना चाहिए ये मोर टूवर्ड्स टाइम एक्सेस है। तो उस सूरत हाल में क्या होगा कि ds², और अगर मैं फ़िलहाल अगर चलें c को मैं रहने देता हूँ, c² dt² प्लस dxi², ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है वो डोमिनेट करेगा, क्यों? क्योंकि ये वाला आप देखें कि ये पार्ट और ये पार्ट अगर आप कंपेयर करें तो ये पार्ट जो है वो इसके मुकाबले में तो ज़्यादा है ना। तो ये कर्व्स जो होंगे Yes. ये बेसिकली टाइम लाइक कर्व्स कहलाएंगे, ये टाइम लाइक इवेंट्स कहलाएंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर ये एक पॉइंट यहाँ पे आ जाए तो ये डिस्टेंस जो है और ये डिस्टेंस आप देख सकते हैं कि अब की दफ़ा जो टाइम का पार्ट है उसका कंट्रीब्यूशन ds² में कम है, और जो स्पेस का एक्सिस है उसका कंट्रीब्यूशन ds² में ज़्यादा है। तो उस सूरत हाल में ds² जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि स्पेस पार्ट जो है वो प्लस साइन के साथ आ रहा है। और जब हम ये इस सेंट्रल ये जो लाइन है जो 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 सिटी और स्पेस एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही है इक्वली, तो ये वो यकीनी तौर पर लाइन होगी कि जहाँ ds² जो है वो 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये पार्ट यानी कि टाइम लाइक पार्ट और जो स्पेस लाइक पार्ट है वो इक्वल हो गए, ठीक है ना। तो इन बुनियादों पे Yes. हम ये कह रहे होते हैं कि कोई कर्व अगर फॉर एग्जांपल लाइट है तो नल कोन पे चलेगी, फोटॉन्स हैं फॉर एग्जांपल, तो वो हमेशा इस कोन के सरफेस पे चलेगा, क्योंकि ये लाइन जो हमने यहाँ बनाई है ये एग्जैक्टली हम यहाँ भी बना सकते हैं और ये पूरी कोन बन जाएगी, ठीक है। तो ये कोन की सरफेस होगी, इस सरफेस के अंदर जो एलिमेंट्स जो इवेंट्स होंगे या कर्व्स होंगे वो चूँकि टाइम एक्सिस से करीब होंगे, ठीक है, या टाइम एक्सिस के अलॉन्ग उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, तो वो टाइम लाइक इवेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। और अगर वो इस कोन से बाहर निकल जाएंगे, जैसे कि यहाँ आगे ये पॉइंट इस कोन से बाहर है, इस लॉरेंजियन कोन से बाहर है, तो ये वो सिचुएशन है कि जहाँ dx² जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो ये वो इवेंट्स हैं या वो ये पॉइंट्स हैं जो कि हम फिज़िकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे यहाँ कुछ भी होता रहे, ये वो इवेंट्स हैं कि जिन्हें हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, और इनको ऑब्ज़र्व करने के लिए हमें लाजमी तौर पे स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। और वो क्यों होगा? क्योंकि देखिए ये लाइन का एक स्लोप है, और वो स्लोप बेसिकली 1/c के बराबर है, क्योंकि आप देखें हम नॉर्मली स्लोप कैसे लेते हैं, x/y करते हैं ना। अब इत्तेफाक है कि सॉरी y/x करते हैं, क्योंकि हमारे पास इस दफ़ा जो जो y एक्सिस है वो हमारे पास टाइम की है, और जो स्पेस एक्सिस है वो x की है, क्योंकि हमें मालूम है कि स्पीड जो हम निकालते हैं वो बेसिकली उसका फार्मूला तो चेंज नहीं होता ना, स्पीड तो अभी भी Δx/Δt ही कहलाएगी ना। लेकिन चूँकि हमने जो फार्मूलिज्म यहाँ पे दिया हुआ है इसमें हमने x एक्सिस को स्पेस कहा हुआ है और y एक्सिस को हमने टाइम कहा हुआ है, और ये इससे बात से कतई नज़र है कि हम स्पेस और टाइम को बिल्कुल इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ लेते हैं। लेकिन बहरहाल स्पीड का फार्मूला तो अभी भी वही है। अब की दफ़ा ये स्पीड जो है वो
وہ بنیادی طور پر یا وہ اسپیڈ آف لائٹ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سلوپ جو ہے، کیونکہ آپ ٹینجن 45 کیلکولیٹ کریں تو کیا آتا ہے جواب؟ 1 آتا ہے نا. یہی جواب ہے نا اس کا، 1 ہی ہے نا. اور 1/1 بھی 1 ہی ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کے پاس میکسیمم اسپیڈ ہے وہ ہمارے پاس اسپیڈ آف لائٹ ہے، جو کہ آپ میکسیمم اسپیڈ کے ساتھ اگر آپ چل سکتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ یہاں پہنچ سکتے ہیں. یہاں پہنچنے کے لیے آپ کو لازمی طور پہ اسپیڈ آف لائٹ کو کراس کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ دیکھیں آپ کا یہ پارٹ زیادہ ہو جائے گا اور یہ پارٹ کم ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ اسپیڈ آف لائٹ کو کراس کریں گے. جب آپ اسپیڈ آف لائٹ کو کراس کریں گے تو جو کاز اور افیکٹ کا جو ریلیشن ہے ہماری فزیکل ورلڈ میں، وہ گوئنگ ٹو بریک ہے، جو کہ نہیں ہو سکتا، فزیکلی پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اسپیس لائک کروز ہیں، یہ ہمارے پاس میتھمیٹیکل پاسبلٹی کے طور پر تو ہیں، لیکن فزیکلی ہم انہیں اپروچ نہیں کر سکتے. یعنی کہ ایک اگر اسپیس لائک ایونٹ ہے، وہ میرے چاہے کتنا ہی برابر کیوں نہ ہو، میں بات کر رہا ہوں ایک فزیکل ڈسٹینس کی، وہاں پہ آپ اٹھا کے ایٹم بم پھاڑ دیں گے، بٹ وہ انفارمیشن مجھ تک نہیں پہنچے گی. رائٹ. وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ وہ کاز اینڈ افیکٹ کے جو ریلیشن ہے ہمارے فزیکل یونیورس میں، وہ اس کو سیٹسفائی نہیں کرے گا. یا اگر وہ فرض کریں، اگر میں اس کو ایک ایونٹ مانوں، ٹھیک ہے، کہ یہاں پر ایک ایٹم بم پھٹا ہے فار ایگزامپل، تو اس کی انفارمیشن میرے پاس بہت بعد میں بعد میں آئے گی. کیونکہ جب یہ والی کون جب میری کون کے ساتھ فرض کریں کہ میں یہاں پہ ہوں، یہ ایونٹ یہاں ہوا ہے، تو جب میری کون اور اس کی کون یہاں آ کے اوور لیپ کرے گی، تب یہ انفارمیشن مجھے ملے گی کہ یہ چیز ہو چکی ہے. ادروائز مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ایسا کوئی ایونٹ کبھی ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو اس قسم کی اسپیس ٹائم ڈائیگرام جو ان کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ اسپیس لائٹ کرو، ٹائم لائٹ کرو، اور جو لائٹ کرو ہے یا جو نل کرو ہیں، ان کو کیسے سمجھا جاتا ہے. تو کچھ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یس سر. آپ نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ سر میں نے اس کو دیکھا تھا لیکن سر سمجھ میں نہیں آیا تھا. بیسک اب سمجھ میں آئی. اچھا. تو آپ یہ لارنس ٹرانسفارمیشن اس طرح کی ڈائیگرام سے نکال سکتے ہیں. سر لارنس ٹرانسفارمیشن کیا؟ جو لارنس ٹرانسفارمیشن ہیں جتنی ہم نے ساری ایکویشنس پڑھی ہیں، جیسے فار ایگزامپل لارنس ٹرانسفارمیشن کی جو کانسیکوینس ہے وہ یہ ہے کہ لینتھ کانٹریکٹ ہوتی ہے اور ٹائم ڈائلیٹ کرتا ہے. یہ ہوتا ہے. یس سر. تو اس کے فارمولے آپ اس قسم کے ڈائیگرام سے نکال سکتے ہیں، یعنی کہ جیومیٹریکلی ہے. ہم نے اس سے پہلے جتنا بھی کیا ہے وہ ہم نے الجبرکلی کیا ہے، لیکن کیا جیومیٹریکلی اس قسم کے فارمولے یہاں سے نکال سکتے ہیں؟ ہونا تو چاہیے. کوشش کریں. ہم کوشش کریں گے اور مجھے وہاں سے ڈرائیو کر کے بولیں. تو ٹھیک ہے یہ انٹرنیٹ پہ بے تحاشا پاسبلٹیز ہیں، آپ کو پتہ نہیں کیوں ایکسپلور ہی نہیں کرتے ہیں. بس جو بتا دیا گیا بس. سر. ایکچولی میرا ابھی لیپ ٹاپ تھا خراب پڑا ہے، بننے کو دیا آ جائے گا یار تو جائے، یہ بہت پرانے قصے ہو گئے ہیں یار، یہ بہت پرانے قصے ہو گئے ہیں. لیپ ٹاپ خراب ہے، فلاں خراب ہے، پچھلے سیمسٹر سے خراب چلا آ رہا ہے. نو سر وہ بھی خراب ہوا، اس تو کا آئی سی کا یہ مسئلہ تو آ ہم نے گیا. پچھلے سیمسٹر میں چیزیں پڑھی تھیں، ابھی تھوڑی پڑھی یس ہیں. سر. ہاں. تو ذرا یہ لارنس ٹرانسفارمیشن جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی ڈرائیو کی تھی، اس دفعہ بھی ہم نے ڈرائیو کی ہیں ایک اور طریقے سے. اب کی دفعہ ایز این ہوم ورک آپ یہ کریں کہ لارنس یہ جو ڈائیگرام ہے، ان اسپیس ٹائم ڈائیگرامس کے ذریعے سے آپ لینتھ کانٹریکشن اور ٹائم ڈائلیشن ذرا ڈرائیو کریں اس کی کوششنس کہ یہ کیسے نکل کے آتی ہیں. آنی چاہیے. بس یہ ہوگا کہ اس سے پہلے ہم نے جو کیا ہے وہ الجبرک میتھڈ ہے، وہ جو ہوگا جیومیٹریکل ہوگا. وہ جو جیومیٹریکل میتھڈ ہوگا وہ آپ کو اور زیادہ انسائٹ دے دے گا. جو ہم بہت ساری کبھی چیزیں ایکویشنز میں ہم نہیں دیکھ پاتے، کبھی کبھی جو کہ دیکھ تو لینی چاہیے، لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے. یہ جو ڈائیگرامس بنیں گی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوں گی، ذرا دیکھیے گا. اوکے سر. ہاں. کیونکہ جو اس میں سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈی ایس اسکوائر ہے وہ مائنس سی اسکوائر، چلیں ہم سی کو ایک لمحے کو ون لے لیتے ہیں نیچرل یونٹس میں.
डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स आई स्क्वायर है, ठीक है ना। तो आपकी जो पुरानी ज्योमेट्री है वो क्या कहती है, वो तो लाइन एलिमेंट को कहती है ना, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, जो पुरानी हमारे पास यूक्लिडियन स्पेस है, ठीक है ना। यूक्लिडियन स्पेस से ये स्पेस बड़ी डिफरेंट है। ये माइनस साइन की वजह से हमारे पास हाइपरबोला आना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो आप अगर कोई ऐसा इवेंट जो कि किसी स्पीड v के साथ फर्ज करें एक नया रेफरेंस फ्रेम मूव कर रहा है एस प्राइम, उसको जब आप अपने इसी डायग्राम पे जब आप उसको ड्रॉ करेंगे तो आप देखिएगा कि बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें सामने आएंगी आपको। ज़रा कोशिश करें, ओके सर। कोशिश करें, खुद से करें, तलाश करें, ज़रा देखें। जी सर। तो ये तो पुरानी हो गई। अभी ये जो हमने वेक्टर एंड डुअल वेक्टर्स वगैरह पढ़े थे, इसके बारे में क्या ख्याल है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप लोगों के पास? जी, कोई सवाल? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने पिछली दफ़ा आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। आप डैम्बिनी का जो अपेंडिक्स सी है आप वो भी देख सकते हैं। उसका कुछ हिस्सा आपके शुरू में समझ में नहीं आएगा, वो फिर हम जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि ये जो एक लफ्ज़ ये इस्तेमाल करेगा मैनीफोल्ड्स का, ये क्या चीज़ होते हैं, ये ज़रा सा हमें देखना पड़ेगा। लेकिन मैनीफोल्ड्स के अलावा बाकी भी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने पिछली दफ़ा डिस्कस की हैं, वो आपको समझ में आनी चाहिए। मतलब आप देखिए कोशिश करें, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी समझ में ना आए। क्योंकि देखिए जनरल रिलेटिविटी अगर आप पढ़ रहे हैं और आप थोड़ी सी मज़े की जो मैथमेटिक्स है जो हम नॉर्मली फ़िज़िक्स के स्टूडेंट नहीं पढ़ते, अगर आप वो ना पढ़ें तो फिर मेरा ख़्याल है कि जनरल रिलेटिविटी पढ़ने का इतना मज़ा नहीं है। फिर तो आप कुछ भी पढ़ लें। जनरल रिलेटिविटी पढ़ने का मेन मज़ा ये है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स पढ़ने को मिलती है। और मैं आपको एक दफ़ा ये दिखा दूँ, ये जो इसका अपेंडिक्स सी है, ये ज़रा से आप इसके जो इवन अपेंडिसेस दिए हुए हैं वो ज़रा से आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये किताब बहुत यूज़फुल किताब है, अगर आप इसको गौर से पढ़ें। और ये जो कुछ कह रहा है इस किताब में, जो आपको उसकी गाइडेंस दी है, वो अगर आप गौर से पढ़ें तो ये आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। ये अपेंडिसेस यहाँ से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि हम नॉर्मली जो मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है आपको बीएससी वगैरह में, वो उतनी डेप्थ में जाकर नहीं पढ़ाते हैं। तो ये यहाँ से ये शुरू कर रहा है डिफरेंशिएटेबल मैनीफोल्ड्स। मैनीफोल्ड बेसिकली फैंसी नेम है सरफेसेस के लिए, मैथमेटिक्स में ज़रा हम मैनीफोल्ड्स कहते हैं। ये शुरू का कुछ हिस्सा आपको समझ में नहीं आएगा, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि लोकल कोऑर्डिनेट्स और मैनीफोल्ड्स वगैरह, ये डिफरेंशिएटेबल मैनीफोल्ड्स क्या होते हैं, चार्ट्स वगैरह क्या होते हैं, ये इस पे हम बिल्कुल आएंगे। लेकिन ये जो टेंजेंट वेक्टर्स वगैरह का जो जिक्र है, ये थोड़ा सा आप ज़रा मेरे ख्याल से देखिए, ये आपके काम आएगा। ये एक और तरीका है, जिस तरह मैंने आपको समझाने की कोशिश की, मैंने ज़्यादातर उसको फॉलो किया है शंकरराव को। इसके भी जो तरीका है वो भी स्टैंडर्ड ही है, लेकिन ज़रा सा उससे मुख्तलिफ है। आप देख सकते हैं कि वेक्टर्स को लिखने का या टेंजेंट वेक्टर्स को लिखने का ये तरीका है। आपको याद है कि हमने भी यही किया था, हमने यहाँ पे वी म्यू और ई म्यू कर रहे थे, इसने इसको कुछ और कर दिया, एंड सो ऑन। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इसको एक दफ़ा कर देख लें। फिर बाकी तो जो मैंने आपके लेक्चर नोट्स दिए हैं वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, कई चीज़ें आप उनको उस तरह नहीं समझ पाएंगे कि जिस तरह की आपको समझना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ थोड़े से जो मेरे नोट्स हैं इन्हें आप देख लीजिए, फिर किताब को आप पढ़िए, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी आफाका होगा। तो वो जो पिछली दफ़ा हमने चीज़ें देखी थी उसमें आपको कोई कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कुछ भी कन्फ्यूजन, कोई टाइपो आपने पकड़ा हो, मैंने कहीं गलती की हो, कुछ भी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है।
हाँ सर नज़र तो नहीं आई ऐसी कोई चीज़। अच्छा, नज़र नहीं आई तो उसका मतलब आपने पढ़ने की कोशिश की थी। जी जी सर, पढ़ने की कोशिश की थी, मतलब गलती नहीं की सर, कोई मतलब मिली। नहीं नहीं, देखो इंसान में गलती हो जाती है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप अगर उसको पढ़ते हैं तो कभी कभी गलती पकड़ में आ जाती है। आपको कम से कम ये अंदाज़ा हो गया है कि वेक्टर्स क्या चीज़ होते हैं और को वेक्टर्स क्या चीज़ होते हैं। क्योंकि देखिए जो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी वो अभी मैंने काफ़ी मैं वहाँ से निकल आया। एक सेकंड मैं आपको दोबारा से वो चीज़ पॉइंट आउट कर दूँ, क्योंकि वो आपको पॉइंट आउट रहना बहुत ज़रूरी है कि हमें इस किस्म के आइडियाज़ की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। इसकी वजह ये है कि ये एक बहुत अच्छी डायग्राम इसने यहाँ पे दी हुई है, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसी बैंडिनी में वो आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं आपको मैंने कोशिश तो की थी समझाने की, लेकिन मेरी शायद डायग्राम इतनी अच्छी ना हो। लेकिन यस ये एक ये आ गया, ये आ गया और ये सी। ये जो इवन इसने जिसके अपेंडिक्स ए है ये भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है। आप में से वो लोग जो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स पढ़ना चाहें तो इसको जरूर देखें, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। ओके ये आ गई, ये आया सी अपेंडिक्स में देखना। ओके ये देखिए, ये आपको ये एक किस्म का ग्लोब दिखाई दे रहा है आपको। ये फिगर C2 दिखाई दे रही है आपको। हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपको ये फिगर C2 दिखाई दे रही है? हेलो। नहीं सर, फिगर कोई नहीं दिखाई दे रही अभी। अच्छा आ गई सर, आ गई, अब आ आगे, गई। अच्छा थोड़ी सी मेरे ख्याल से हैवी होगी। देखिए सर दिखाई दे रही है C2। ठीक है। देखिए ये जो प्रॉब्लम हमें सबसे बड़ी पेश आ रही है ना, देखिए यहाँ फर्ज करें कि हमारे पास एक कर्व सरफेस है जो उसने यहाँ पे एक चक्कर हो रहा है। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी। और वो तस्वीर आ रही है आपको, दिखाई दे रही है? जी जी सर, दिखाई दे रही है। एक सेकंड, तो मेरे पास वो अनस्टेबल हुआ था इस टाइम, तो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। एक सेकंड। हाँ देखिए प्रॉब्लम ये है कि देखिए ये मेरे पास एक कर्व सरफेस है और मेरे पास एक वेक्टर v, फर्ज करें कि ये यहाँ पर है। लेट मी ड्रॉ इट विद ब्लू कलर, अगर ग्रीन कलर में करता हूँ। देखिए ये एक वेक्टर है मेरे पास, ठीक है। अब ये R2 से मुराद ये कि इसने इसके ऊपर एक टेंजेंट प्लेन इसने ड्रॉ किया हुआ है यूक्लिडियन स्पेस के लिहाज से, जो फ्लैट है, और इसके ये दो हमारे पास बेसिस वेक्टर हैं E1 और E2। अब अगर मैं इस वेक्टर को उठा के यहाँ से यहाँ जो है वो लेके आना चाह रहा हूँ, तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि चूंकि एक सरफेस कर्व्ड है, तो कर्व सरफेस होने की वजह से ये वेक्टर जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो उसकी ओरिएंटेशन वगैरह चेंज हो चुकी होगी। तो हमें इस तरह की आइडियाज़ बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि देखिए एक टेंजेंट प्लेन ये है और एक टेंजेंट प्लेन ये है, ये दो डिफरेंट टेंजेंट प्लेन है जो कि मुख्तलिफ डायरेक्शन में ओरिएंटेड हैं। तो जब हम अपने वेक्टर्स को इस सिचुएशन में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो बहुत जो है हमारे सामने डिफ़िकल्टीज पेश आ जाती हैं।
تو ایسے صورتحال میں ہمارے پاس جو آئیڈیاز ہیں ویکٹرز کے یا ڈول ویکٹرز کے وہ بہت زیادہ کلیئر ہونے چاہیے. اور پھر ان کو بیس بناتے ہوئے جو ہمیں آگے جا کے جو دوسرے آئیڈیاز ہم ڈیولپ کریں گے کہ فار ایگزامپل ڈفرینسیشن کی جو کرو سرفیسز میں ہمیں ڈفرینسیشن کس طریقے سے کرنی ہے جس کو ہم کو ویرینٹ ڈفرینسیشن کہیں گے. اور پھر ہم اگر ایک ویکٹر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسپورٹ کرنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. تو یہ سب چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ہمیں سیکھنی پڑیں گی، لیکن ان تمام چیزوں کے جو بیسک آئیڈیاز ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ویکٹرز ڈول ویکٹرز اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ آئیڈیاز بالکل کلیئر ہونے چاہیے. اسی وجہ سے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس کا جو اپینڈکس اے ہے وہ پلیز پڑھیے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ویکٹرز کیا ہوتے ہیں. بہت ہی بنیادی طور پہ ویکٹرز جو ہیں وہ ایک سیٹ ہے، اس سیٹ کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ ہم ویکٹرز کہیں گے کچھ شرائط پہ. اگر وہ کچھ وہ شرطیں پوری کر دیں جو کہ اس میں وہاں آگے جا کے وہ آگے اپینڈکس اے میں دیکھیے گا کہ ایک ہمارے پاس سیٹ ہے. اگر وہ سیٹ یہ جس کو میں اگر سمرائز کر دوں اگر ایک ہمارے پاس سیٹ ہے اس سیٹ کے ایلیمنٹس ہیں ان ایلیمنٹس کو ہم ویکٹرز کہیں گے اگر وہ یہ شرط پوری کر دیں کہ وہ جو سیٹ ہے وہ ایبیلین ہو انڈر ایڈیشن اور ایبیلین ہو یا وہ یہ کہیے کہ وہ ایک گروپ فارم کر رہا ہو انڈر ایڈیشن اور ایک گروپ فارم کر رہا ہو انڈر ملٹیپلیکیشن. تو ایسا جو سیٹ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ویکٹر اسپیس فارم کرتا ہے اور اس میں کچھ نئے ایکسٹرا پراپرٹیز اور اس میں دی ہوئی ہیں. تو وہ اگر سیٹ پراپرٹیز کو پوری کر دیتا ہے تو ان ایلیمنٹس کو ہم ویکٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویکٹرز چونکہ فزیکل اینٹیٹیز ہیں تو وہ اس پہ ڈپینڈ نہیں کر رہی ہوتی کہ آپ انہیں کس کوآرڈینیٹ سسٹم میں لکھ رہے ہیں، چاہے وہ کارٹیزین میں لکھ رہے ہیں یا اسفیریکل میں لکھ رہے ہیں یا سلینڈریکل میں لکھ رہے ہیں. دے آر ویکٹرز اور ان کی اورینٹیشن وغیرہ سب کچھ ویسے ہی رہتی ہے، صرف کمپوننٹ چینج ہوتے ہیں جو ہم نے کر کے بھی دیکھے تھے. ٹھیک ہے. تو ان کو اسی وجہ سے ان کے اوپر کوئی انڈیکس نہیں ہونا چاہیے. تو ہم جو اکثر انڈیکس ڈال رہے ہوتے ہیں وہ ہم کمپوننٹ پہ ڈال رہے ہوتے ہیں نہ کہ ویکٹر اٹ سیلف. ویکٹر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے کسی بھی کوآرڈینیٹ سسٹم سے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم کسی بھی ویکٹر کو بیسکلی وی از ایکولس ٹو وی میو ای میو لکھ رہے ہوتے ہیں. تو وی میو جو ہے وہ بیسکلی کمپوننٹ ہیں اور ای میو جو ہے وہ بیسس ویکٹرز ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بیسس ویکٹرز ہیں جو کہ ایک سیٹ فارم کر رہے ہیں اور باقی وی میو تو کمپوننٹ ہیں. دیز آر ناٹ ویکٹرز ایٹ آل. یہ بالکل ذہن میں رکھیے گا. ہم اکثر کتابوں میں لکھ رہے ہوتے ہیں یہ 4 ویکٹر ہیں سو آن، بٹ what we really mean is that we are talking about components, not the vector itself. Unfortunately, لیکن یہ لوز ٹاک ہے جو کہ ہم کر جاتے ہیں بٹ صرف اس میں کہ وی نو واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ یہ وی میو اور ای میو ہے. اور جو جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ہم یہ بات بھی انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب یہ ٹرانسفارم کریں گے وی میو اور ای میو تو چونکہ ای میو اس طرح سے ٹرانسفارم کریں گے کہ جس طرح سے وی میو ٹرانسفارم کر رہے ہوں گے تو وہ اس ٹرانسفارمیشن کو کمپنسیٹ کر لیں گے اینڈ دین آئی مین ان سچ اے وے کہ وی جو ہے وہ انٹیکٹ رہے گا. وی کی جو میگنیٹیوڈ ہے یا اس کی ڈائریکشن ہے وہ سب کچھ انٹیکٹ رہے گی، اس کو تو فرق نہیں پڑے گا. تو اس وجہ سے ہم نارملی وی میو کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور ای میو کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ہم وی کو بھی مطلب اس طرح سے نہیں لکھتے اور ہم اسی کو 4 ویکٹر کہہ دیتے ہیں which is unfortunately not exactly what we really mean. We really mean this one, right? لیکن ہم اکثر 4 ویکٹر یا 3 ویکٹر ہم اس کو کہہ دیتے ہیں. لیکن یہاں ہماری مراد کمپوننٹس کی ہوتی ہے. یہ وجہ ہے کہ جب وہ ہم ٹرانسفارمیشن رول لکھتے ہیں تو ہم آگے آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے فار ایگزامپل اف آئی ہیو ٹو رائٹ وی میو تو اس کی ٹرانسفارمیشن وی میو اور اس طرح کی آ جائیں گی. تو ہم یہ کمپوننٹ ٹرانسفارمیشن کر رہے ہیں ناٹ دا ویکٹر اٹ سیلف. تو یہ آئیڈیاز آپ کو اصل میں بہت کلیئر ہونے چاہیے تب آپ جنرل ریلیٹیوٹی کی جو ایکویشنز ہیں انہیں آپ صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں. ورنہ اس کی میتھمیٹکس اس طرح کی ہے کہ آپ کو میتھمیٹکس میں گھوم کے رہ جائیں گے اور اس کی جو فزکس ہے وہ آپ کے دماغ بالکل آپ کے آنکھوں سے اجھل ہو جائے گی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بیسک میتھمیٹکس
सीखें। वो लीनियर अलजेब्रा जो आपको छोटी क्लासों में बहुत अच्छे तरीके से सीख लेना चाहिए था, चलें अभी भी देर नहीं है, सीख लें। राइट, सो एनी क्वेश्चन? एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, नेक्स्ट टाइम हम जो चीज़ें कवर कर रहे हैं वो कुछ फील्ड से रिलेटेड हैं, क्योंकि आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन से हमारा वास्ता पड़ना है और थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से आपको वाकिफ़ हैं, तो वो वाक़फ़ियत तो काफ़ी मतलब एक हद तक ठीक है, लेकिन जब हम उसको मैथमेटिक्स में लिखना चाहेंगे तो उसकी फील्ड इक्वेशंस से हमारी क्या मुराद हो सकती है और उसकी लैग्रेंजियन कैसे लिखा जाएगा, थोड़ा बहुत तो हमने देखा है। फॉर एग्जांपल जो हमने पिछले सेमेस्टर के अंदर वो जो डिराक की क्वेश्चन देखी थी, तो वो उसका चूँकि हमने लैग्रेंजियन नहीं देखा तो इसलिए मैं आपको डाउट दे सकता हूँ कि देखिए कि आपने फील्ड नहीं देखी, लेकिन आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को देखी है, तो वहाँ तो आपको वास्ता फील्ड से पढ़ा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसने थोड़ा सा आइडियाज़ डेवलप किए हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के फील्ड्स के हवाले से कि लैग्रेंजियन फॉर्मुलिज्म फॉर फील्ड्स, ये ज़रा सा आप ज़रा खुद से पढ़िएगा, फिर हम इसको अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो पॉइंट पार्टिकल के लिए लैग्रेंजियन है वो जनरलाइज होकर फील्ड्स के लिए जा रहा है। जब हम फील्ड्स के लिए जा रहे हैं तो किस तरीके से एक्शन और फिर एक्शन के बाद हमारे पास लैग्रेंजियन भी चेंज हो रहा है। आप देखें कि यहाँ पे जैसे पिछली दफ़ा किसी ने पूछा था कि लैग्रेंजियन डेंसिटी वगैरह में क्या फ़र्क है, आप देखेंगे आम तौर पे हम एल लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लैग्रेंजियन डेंसिटी लिख रहे हैं। अगेन फ़र्क क्या है कि यहाँ हमारी मुराद, क्योंकि लैग्रेंजियन के डायमेंशन एनर्जी के होते हैं, ठीक है, जस्ट एनर्जी, लेकिन यहाँ हमारी मुराद एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इस वजह से हम उसको लैग्रेंजियन डेंसिटी के तौर पर लेंगे, ठीक है। तो आप देखिए कि आगे जाके सारी इक्वेशंस जो हैं वो मॉडिफाई होंगी और दे बिकम दे विल लुक लाइक मोर डेंजरस बट दे आर नॉट। तो ये ज़रा सा आप खुद से थोड़ा सा पढ़िएगा ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम इन चीज़ों को इधर आएँ तो हम उसको समझ सकें, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो एनर्जी मोमेंटम टेंसर है। तो ये जब तक कि आपके पास फील्ड्स का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, आपके पास एनर्जी मोमेंटम टेंसर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब हम आइंस्टाइन की मशहूर ये फील्ड इक्वेशन जो है जी में हाफ आर म्यू न्यू हाफ जी म्यू न्यू जो लिखेंगे, तो इवेंचुअली यू हैव टू राइट इट सम कांस्टेंट, सम कांस्टेंट टाइप टी म्यू न्यू लिखना पड़ेगा हमें। तो ये टी म्यू न्यू जो है वो एनर्जी एनर्जी मोमेंटम टेंसर है, ठीक है। तो वो हमें उसका बेसिक आइडिया हमें यहाँ से लेना पड़ेगा, वो फील्ड से निकल के आता है। और एनर्जी मोमेंटम टेंसर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए भी लिख सकते हैं, बेसिकली किसी भी फील्ड के लिए लिखा जा सकता है। उस फील्ड हमारे पास हो, उस फील्ड के ज़रिए से हम लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन बना लेते हैं, लैग्रेंजियन लिखते हैं, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं, वहाँ से हम टी म्यू न्यू जो है एनर्जी मोमेंटम टेंसर वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को समझने के लिए हमें बहुत बेसिक चीज़ों की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसने स्केलर्स के लिए एनर्जी मोमेंटम टेंसर बना या उसकी जर्नल इक्वेशन दी है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये थोड़ा सा आप प्लीज़ खुद से पढ़ के आइएगा, फिर हम जब इस पर बात करेंगे तो चीज़ें क्लियर हों, हम मतलब हवाओं में बात ना कर रहे हैं, ठीक है। तो आज चूँकि गूगल ने सॉरी जूम ने हमें अलाउ किया हुआ है कि हम 50 मिनट से ज़्यादा की क्लासें ले सकें, तो आज हमें टाइम का अंदाज़ा नहीं हो रहा, तो चूँकि टाइम अच्छा खासा हो गया है, तो मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पर रोक रहा हूँ उसको, फिर हम उसको अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे। लेकिन देखिए ये आगे चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं कि थर्ड चैप्टर के बाद हम फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हवाले से वो हम चाहें तो आप देख लीजिएगा। हम कोर्स को फॉलो करें तो हमें थर्ड क्लास फिफ्थ पे जाना है, जहाँ पे हमारा वास्ता रिमेनिंग स्पेसेस से पढ़ना है, यानी कि कर्व्ड स्पेस टाइम से पढ़ना है। तो वहाँ पर ये कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन और ये कर्वेचर टेंसर वगैरह ये सब चीज़ें हमारे पास आनी हैं। तो जितनी भी हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं स्पेशल रिलेटिविटी से मुताल्लिक़, वो हम बस इस चैप्टर के अंदर मुकम्मल कर लेंगे, तो वहाँ से फिर सही मानों में
जनरल रिलेटिविटी के आइडियाज शुरू हुए हैं। 5 में, छठे में फिर उसने जीआर के जो इक्वलेंस प्रिंसिपल वगैरह डिस्कस किया है। उससे पहले उसने मैथमेटिक्स बनाई है, फिर उसके बाद उसको अप्लाई करना शुरू करेगा 6th चैप्टर में। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर इट। तो ये प्लीज़ ज़रा सा ये देख लीजिएगा। राइट, तो फिर वेडनेसडे को हमारी मुलाकात होगी मैकेनिक्स की क्लास के साथ, और थर्सडेज में जीआर के साथ है। राइट, ठीक है सर, इंशाल्लाह। तो ये जो चीज़ें होती इंशाल्लाह रही, सर। हाँ होती रहेंगी, उसको प्लीज़ ज़रा सा खुद से भी कोशिश करें, ट्राई करें कि देखिए जब तक आप खुद से इन इक्वेशन के साथ प्ले नहीं करेंगे, यू विल नेवर लर्न। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो वे। ओके, तो नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है।